एक बार ऑनलाइन जाओ और सर्च करो प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन। आपको लोग 1000-2000 रुपए से लेकर 10-10 हजार रुपए चार्ज करते दिख जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बस इतना सा करना है, हे भगवान मेरी प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवा दे, और काम हो गया। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बिजनेस बेसिक सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। अगर आप एक प्रोप्राइटर हैं या हमारा प्रीवियस वीडियो देखने के बाद आपने मन बनाया अपनी एक प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करने का, तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाने, चलाने, उसकी कंप्लायंसेस और वो सब कुछ बताने वाला हूं जो आपको एज अ प्रोप्राइटर पता होना चाहिए। इनफैक्ट मैं अपने बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और एनेक्डोट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप उन गलतियों को करने से बच सकते हैं या वो फायदे उठा सकते हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे। एंड चूंकि ये सारी चीजें समझाने के लिए मैं अकेला इनफ क्वालिफाइड नहीं हूं, तो मेरी मदद करने आ रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सी अनूप भाटिया और मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और लगभग पिछले 20 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ही काम कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका जागरूक आरजे AK ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। हमारे आज के इस वीडियो के प्रायोजक हैं ओडू। मोर ऑन दैट लेटर। तो जैसा मैंने आपको बताया, प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करने के लिए आपको किसी भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट एक प्रोप्राइटर का कोई अलग पैन कार्ड नहीं होता। मान लीजिए आप एज अ प्रोप्राइटर मल्टीपल बिजनेसेस करते हैं, तो भी आप अपने एक ही पैन कार्ड के अगेंस्ट वो सारे बिजनेसेस कर पाएंगे। तो हाँ, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो पैन कार्ड जरूर अप्लाई कर लेना, क्योंकि पैन कार्ड के बिना तो आपका बैंक अकाउंट भी नहीं खुल पाता है। बिजनेस करने के लिए आपको किसी को पैसा देना होगा या लेना होगा। अगर आप पूरा कैश में कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आज की एज में वो पॉसिबल नहीं है। तो बिजनेस के लिए आपको एक बैंक अकाउंट की जरूरत होगी। अगर आपके नाम से अपना एक बैंक अकाउंट है, मान लीजिए मेरे बैंक में मेरा एक सेविंग्स अकाउंट है, तो उससे मैं अपने प्रोप्राइटरशिप के खर्चे भी कर सकता हूं और प्रोप्राइटरशिप की कुछ इनकम है वो भी उसमें रिसीव कर सकता हूं। लेकिन दिस इज नॉट एडवाइजेबल। ज्यादातर लोग, आपको हो सकता है मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कहते मिलेंगे कि साहब बिजनेस कर रहे हो तो करंट अकाउंट के थ्रू करो। तो ऐसा क्यों कहते हैं? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट व्यवस्था है। इसका एक वन ऑफ द रीजन दोस्तों ये हो सकता है कि जब हम सेविंग अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है कि सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा आ रहा है वो आपकी इनकम है। अब इसको जरा ऐसा समझिए कि आपने एक 100 रुपए का आइटम बेचा और सेविंग अकाउंट में उसके पैसे ले लिए और इनकम टैक्स बोल रहा है कि ये 100 रुपए आपकी इनकम है। आप कह रहे हो नहीं नहीं सर, 100 रुपए में मेरा मार्जिन तो 5 रुपए ही है, तो मेरी इनकम तो 5 रुपए होनी चाहिए। वो ये मान रहे हैं कि आपके सेविंग अकाउंट में ऐसे 100 रुपए, 1000 रुपए करते साल के 15 लाख रुपए आ गए। तो वो बोले साहब 15 लाख इनकम हो गई। आप बोले साहब 15 लाख कहाँ इनकम हो गई? मैंने इस 15 लाख में केवल 10% 1.5 लाख कमाया था, वही तो इनकम है। लेकिन जब यही काम आप करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं तो वो समझते हैं कि करंट अकाउंट में प्योरली बिजनेस ट्रांजैक्शन ही होते हैं। तो इसका मतलब जो आ रहा है वो सीधे सीधे इनकम नहीं है, वो बिजनेस की रिसीट है। उस बिजनेस की रिसीट में से बिजनेस का मार्जिन ही टैक्सेबल किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है, आपने बोला अनूप जी मैं किसी कंपनी में टेक्निकल इंजीनियर हूं, छोटा मोटा कंसल्टेशन कर लेता हूं और उसकी वजह से मेरे को साल के 3-4 लाख रुपए आ जाते हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में अब मेरे को एज अ बिजनेसमैन ITR 3 ITR 4 जाना है? क्या मुझे करंट अकाउंट खोलना है? क्या मुझे GST नंबर लेना है? बड़े सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है और आते हैं। अगर ऐसा कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं और आप ये कहते हैं कि अनूप जी मैं बिजनेस एंटिटी के रूप में नहीं मानता खुद को, मैं सेविंग अकाउंट में अपने 3-4 लाख ले लेता हूँ, पर क्या ये मेरी इनकम है? बिल्कुल है, आप भी मानेंगे। दूसरा, क्या इस इनकम को बिजनेस इनकम ऑफर करना जरूरी है? तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आपके पास एक ऑप्शन है। आप ऐसी इनकम को जो कि फ्रीक्वेंटली नहीं आती, आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में भी रख सकते हैं। और जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में रखते हैं इस इनकम को, रादर देन शोइंग इट एज बिजनेस और प्रोफेशन इनकम, तो आपको ना तो ITR फॉर्म 3 भरना है ना 4 भरना है, आप ITR फॉर्म 2 भर के भी आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि अनूप सर ने बताया, अगर आप बिजनेस थोड़ा स्केल पे करना चाहते हैं 1-2 लाख रुपए से ज्यादा पर, तो आप अपना एक करंट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिए। अब ये करंट अकाउंट आप अपने नाम से आराम से खुलवा सकते हैं, जिसमें आपको आपके ही डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जैसे कि आधार, पैन वगैरह, और बैंक आपका एक करंट अकाउंट भी खोल देगा। लेकिन मजेदार बात तब आती है जब आप बिजनेस और भी बड़ा करना चाहते हो और आप ये नहीं चाहते कि मुझे कोई भी चेक दे या मेरे नाम से कोई पेमेंट करे तो मुझे बताना पड़े ऋषभ जैन को पेमेंट करना है। मे बी आप चाहते हो कि पेमेंट आपको ऋषभ जैन के नाम से नहीं, लेबर लॉ एडवाइजर नाम से मिले। तो क्या करना है? तो बैंक में आप अपना अकाउंट अपने पर्सनल नाम की जगह अपने प्रोप्राइटरशिप के नाम से भी खुलवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहला तो पैन जो आप ही का लगेगा, दूसरा लगेगा उस नाम से कोई ना कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। इसके लिए सबसे आसान जो तरीका है वो है उद्यम आधार। आप ऑनलाइन जाइए, अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कीजिए और आपको इमीडिएटली आपको एक उद्यम आधार मिल जाएगा। काफी सारे नेशनलाइज्ड बैंक इसे भी एज अ वैलिड
गवर्नमेंट आईडी प्रूफ एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसमें जो नाम होता है उस नाम से आपका अकाउंट खोलने में मदद करेंगे। लेकिन हो सकता है कुछ बैंक ये नहीं माने, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेक अ शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। ये लगभग सारी स्टेट में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और अगर आप 0 to 10 एम्प्लॉय की रेंज में ये लाइसेंस ले रहे हैं तो उसकी फीस भी बहुत मामूली होती है, जिसे आप वन टाइम पे कर सकते हैं। ये लाइसेंस आप अपनी प्रोप्राइटरशिप का जो नाम रखना चाहते हैं उस नाम से आपको मिल जाएगा। एंड बैंक जो तीसरा डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा वो मांगेगा एक एड्रेस प्रूफ। इसके लिए अगर आपने अपने नाम से कोई जगह रेंट वगैरह पे ली है या कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे जहां पे आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके पेपर आप दिखाकर ऑफकोर्स एड्रेस प्रूफ की तरह लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो एक जुगाड़ बताता हूं। आप अपना जहां पे भी आप कामकाज कर रहे हैं वहां पे कोई ना कोई ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले लीजिए और उसका जो बिल आता है वो भी आप एज ए एड्रेस प्रूफ सबमिट कर सकते हैं, बशर्ते वो बिल आपके नाम पर या आपकी प्रोप्राइटरशिप के नाम पर आ रहा हो। एक और जुगाड़ ये है कि मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो उसमें से कोई एक रूम का आप रेंट एग्रीमेंट बना लीजिए अपने प्रोप्राइटरशिप के नाम पर, उसे भी आप एज ए एड्रेस प्रूफ दिखा सकते हैं। लेकिन एक बड़ी गलती बता देता हूं, कई लोग अपनी प्रोप्राइटरशिप का बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, क्योंकि जीएसटी में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी प्रोप्राइटरशिप का नाम दे सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये सर्टिफिकेट ले लेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट खुल जाएगा और बैंक वाले तो ऑफ कोर्स जीएसटी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। तो सरकार ने ये बोला है कि अगर आप गुड्स सेल करते हैं तो 40 लाख के ऊपर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और अगर आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो उसके केस में 20 लाख के ऊपर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप करा लेते हैं तो आपकी सारी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी जीएसटी की रेट है उससे महंगी हो जाएगी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ही ऑप्शन दिया है कि शुरू में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बिना भी, उसकी कंप्लायंसेस के बिना भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन आप तभी कराएं जब आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं जहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो। सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जीएसटी मत लीजिए। और आपका प्रोप्राइटरशिप का जो यूनिक नाम आप रखना चाहते हो आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि लेबर लॉ एडवाइजर रख दिया या फिर ऋषभ जैन एंड सन्स रख दिया वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, इसमें आप कुछ ट्रेडमार्क नाम यूज नहीं कर सकते, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं रख सकते और कुछ स्पेसिफिक टर्म्स नहीं यूज कर सकते, जैसे कि मैं अपनी प्रोप्राइटरशिप का नाम लेबर लॉ एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड या लेबर लॉ एडवाइजर एलएलपी ये सब नहीं रख सकता। तो आपने जो भी नाम डिसाइड किया है, जिसके नाम से आपने डॉक्यूमेंट लिए, बैंक अकाउंट खुलवाया है, मेक श्योर कि उस नाम की आप एक सील भी बना दें। इनफैक्ट बैंक के पेपर में भी कई बार आपको ये सील लगाने की जरूरत पड़ेगी और बाद में तो कई डॉक्यूमेंट्स में पड़ेगी। सील का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। अब बात कर लेते हैं जीएसटी का, इसका रजिस्ट्रेशन कब लेना है। अब आपके दो क्वेश्चन बहुत नेचुरल हैं जो यहाँ पर आएंगे। अनूप जी, मैंने एक साल सपोज बिजनेस शुरू किया, मैं दिसंबर तक 39 लाख था, जनवरी में मैं 40 लाख क्रॉस कर गया, तो अब मेरे को जीएसटी साल के शुरुआत में लेना था या जब मैं 40 लाख क्रॉस कर रहा हूँ तब लेना था? तो दोस्तों, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन तब लेना है जब आप 40 लाख को ब्रीच करेंगे। तो इससे एक क्लैरिटी आ गई कि ओके, जब तक मैं 40 लाख टच नहीं कर रहा तब तक जीएसटी नहीं है, जैसे ही 40 से ऊपर जा रहा हूँ जीएसटी चाहिए। सिमिलर वुड बी द केस जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन एक बार आपने जीएसटी ले लिया तो अगले साल में चाहे आप 40 लाख के टर्नओवर पे नहीं है, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सेल ऑफ सर्विसेज आप 20 लाख के लेवल पे नहीं है, तब भी आप जीएसटी में रनिंग में कंटिन्यू रहेंगे। यहाँ दोस्तों, ईयर का जब मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूं तो दिस ईयर इज नॉट कैलेंडर ईयर, दिस इज अ फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च की अवधि। इस मिनिमम लिमिट जो 40 और 20 लाख की है, इसके ऊपर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक आप दो तरह के जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो रेगुलर जीएसटी में आप अप्लाई करें या फिर आप कंपोजिट स्कीम में अप्लाई करें। दोनों में आपको डिफरेंस समझाता हूं। रेगुलर स्कीम में जो भी आप माल खरीद रहे हैं या सर्विसेज आप कोई खरीद रहे हैं, उस पे जो आप जीएसटी आपने पे किया है वर्सेस जो आपने माल बेचा है या सर्विस बेची है उसमें आपने जो जीएसटी कलेक्ट किया है, इन दोनों को आपस में एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन कंपोजिट के केस में यह संभव नहीं है। इनफैक्ट कंपोजिट के केस में आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट भी नहीं कर सकते। हाँ, उसमें जीएसटी की जो रेट है वो कम रहेगी। मैंने पीछे 80,000 रुपीज का एक लैपटॉप खरीदा, उस पर 8,000 रुपीज जीएसटी दिया। मैं व्यापारी हूँ लैपटॉप्स में, तो मुझे 88,000 रुपीज उस लैपटॉप की कॉस्ट आई। मैंने आपको वो लैपटॉप 1 लाख रुपए में बेचा। उस 1 लाख रुपए पर मैंने आपसे 10,000 रुपीज कलेक्ट किया एज जीएसटी, यानी मैंने सेलिंग प्राइस 1,10,000 रुपीज रिसीव किया। लेकिन माइंड यू, इस 1,10,000 रुपए में से मैं 10,000 रुपए तो सरकार को दे दूंगा, तो मेरे हाथ में बचा केवल 1 लाख रुपए। और पीछे 88,000 रुपीज मैंने जो दिया हुआ है वो मेरी कॉस्टिंग है, तो मेरे हाथ में मार्जिन कितना बच गया? 12,000 रुपीज। आप बोलेंगे अनूप जी इससे क्या फर्क पड़ता है? अब इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इनपुट आउटपुट सिस्टम पे चलते हैं। जहाँ 80,000 रुपीज का लैपटॉप था, 8,000 रुपीज मैंने उस लैपटॉप पे जीएसटी दिया, जिसको अब मैं यहाँ पर इनपुट जीएसटी बोलूँगा। इनपुट मीन्स वो मेरे लिए, मेरे यहाँ पर वो माल आया इसलिए इनपुट है।
तो 88,000 रुपीज़ में मेरी 80,000 कॉस्ट है और 8,000 रुपीज़ जो जीएसटी है वो मेरे लिए इनपुट जीएसटी क्रेडिट है। मैं अपने टर्म्स को रिफाइन करता जा रहा हूँ, आप समझिएगा। अब मैंने आपको 1,10,000 में बेचा। जब मैंने आपको दोस्तों 1,10,000 में बेचा तो 1,10,000 में मैंने आपसे 10,000 रुपये लिया और पीछे जो 8,000 रुपये जीएसटी इनपुट का दिया है वो 10,000 पे करते समय इनपुट क्रेडिट एडजस्ट कर ली अपने 10,000 के आउटपुट से। तो आउटपुट माइनस इनपुट, नेट व्हाट आई विल बी पेइंग टू द गवर्नमेंट इज ओनली 2,000। Now you compare it with the previous example wherein I was not following input output system. Then what was happening? मेरे को सरकार को 10,000 देने पड़े, पीछे 8,000 रुपये खरीदते समय दिया, यानी 18,000 रुपये जीएसटी लग गया उस प्रोडक्ट पर। जब मैं इनपुट आउटपुट सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को 10,000 मिले, 8,000 इन फॉर्म ऑफ जीएसटी इनपुट विच आई हैव ऑलरेडी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज and 2,000 which I will pay extra. Now my margin is 1 lakh minus 80,000, that is 20,000. Now see, पिछले एग्जाम्पल में मेरा मार्जिन आ रहा था केवल 12,000 और इस एग्जाम्पल में मेरा मार्जिन हो गया 20,000 रुपीज। दोस्तों इस एग्जाम्पल में ये बड़ा क्लियर है कि ऐसे व्यापारी मार्केट में ज़्यादा अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं जो इस जीएसटी इनपुट सिस्टम का फायदा उठाएंगे। तो हम लोग जब ये सोचते हैं कि अरे जीएसटी लेने से बच जाएं, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं हम स्वयं का नुकसान कर रहे होते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ आपको डेवलप करना चाहिए। अब आपने बिजनेस शुरू किया है तो उसमें कुछ खर्चे भी होंगे और कुछ आपको कमाई भी होगी। मुझे लगता है डे वन से ही आपको एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, जिसमें आपके जो भी खर्चे हो रहे हैं वो डाल दीजिए और जो भी आपकी इनकम हो रही है वो भी डाल दीजिए। अगर कुछ नहीं तो शुरू में एक एक्सेल शीट पर इसे मेंटेन करना शुरू कर दीजिए डेट वाइज। अब ये बुक्स जिसमें खर्चे और इनकम दोनों मेंटेन करना क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। आप बोलोगे यार पहली बात तो खर्चे मेंटेन ही क्यों करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो जब भी आप बिजनेस शुरू करते हो तो कुछ बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये यूट्यूब का बिजनेस रन कर रहा हूं तो इसमें मेरे बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सैलरीज दे रहा हूँ, ऑफिस रेंट कर रहा हूँ, इनफैक्ट ये मैंने बहुत सारे इक्विपमेंट भी खरीदे हैं। तो ये सारे खर्चे मैं अपने ओवरऑल जो मेरी इनकम हो रही है उसमें से मेरे पहले खर्चे जाएंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो मैं अपने घर ले जाऊंगा। एक्चुअल बात यही है। इसीलिए ये एक्नॉलेजमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी करता है। वो बोलता है कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपके कुछ एक्सपेंसेस होंगे और ये एक्सपेंसेस एज लॉन्ग एज आप इसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रहे हो, इनके बिल वगैरह आपके पास है, तो हम आपको अलाउ करेंगे कि ये सारे एक्सपेंसेस आप घटा दें और उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बचे केवल उसी पर आपको टैक्स देना है। मान लीजिए 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, आप सैलरीड पेड हैं, आप अपनी गाड़ी में भराते हैं, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं भी अपनी गाड़ी में भरवा लेता हूँ। मैं क्योंकि प्रोफेशनल हूँ, मैं इस 100 रुपये को अपने इनकम के अगेंस्ट खर्चे के रूप में क्लेम करूँगा। लेट्स अज्यूम मैंने अपने क्लाइंट से जिसके यहाँ गया था जाने के लिए 100 रुपये का पेट्रोल भराया था मेरी गाड़ी में, तो मेरे 1,000 रुपये की फीस आई, उसमें से मैंने 100 रुपये माइनस कर लिए। लेट्स से आई एम इनटू 30% टैक्स स्लैब, तो मेरे को 30% बच जाएगा इस 100 रुपये पर, यानी मेरे को पेट्रोल पड़ा 70 रुपये लीटर। आप सैलरीड पेड हैं, आप फॉर एन एग्जाम्पल बैंगलोर में, पुणे में, कहीं भी जयपुर में ट्रैवल करते हैं और उसके लिए आप गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं या एम्प्लॉयर के पर्पजेज से आपको कोई खर्चा ऐसा उठाना पड़ता है पर एम्प्लॉयर रियम्बर्स नहीं करता और आप परेशान हैं, लेकिन अब हैं जो है, तो ये जो 100 रुपये आपने खर्च किया आपको तो इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल ही नहीं रहा। तो आपको पेट्रोल कितने का पड़ा साहब? 100 रुपये लीटर का। और मुझे कितने का पड़ा? 70 रुपये लीटर का। आरजे को कितने का पड़ा? 70 रुपये लीटर का। ये बिजनेस करने का मजा है, ये प्रोफेशनल होने का मजा है। इफ यू वांट यू कैन यूज इट। एक बिजनेस ओनर को बैलेंस शीट, इनवॉइसेस, अकाउंटिंग नहीं बहुत कुछ मैनेज करना होता है, लेकिन ये सब कुछ मैनेज कहां करें? आपकी बिजनेस नीड्स के लिए एक सिंपल, एफिशिएंट और अफोर्डेबल सॉल्यूशन है ओडू। ये एक ओपन सोर्स ईआरपी प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने बिजनेस की डे टू डे नीड्स जैसे कि वेबसाइट, सेल्स, मार्केटिंग एंड इवन अकाउंटिंग भी मैनेज कर सकते हो, सब कुछ एक जगह। ओडू की अकाउंटिंग एप्लीकेशन से आप 5 सेकंड में वेंडर बिल बना सकते हैं, बिना किसी डेटा एंट्री के अकाउंटिंग प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं, एंड बेस्ट पार्ट ये सब कुछ मोबाइल से भी मैनेज हो जाता है। ओडू की मदद से ना सिर्फ अपने अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट जैसे कि रिकंसिलिएशन, इनवॉइसिंग, पेएबल्स वगैरह मैनेज कर सकते हो, बल्कि इसी पोर्टल से आपकी टीडीएस, ई इनवॉइसिंग जैसी कंप्लायंसेस भी हो जाएगी। और यहां पर आपको एक सिंपल डैशबोर्ड दिखता है जिसमें पूरा ओवरव्यू आपको नजर आता है। और यही नहीं, ओडू पर 70 से ज्यादा फुल्ली इंटीग्रेटेड एप्स है और इन सारी एप्स में से पहली ऐप आपको मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री फॉर लाइफ टाइम विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट, और बाकी एप्स भी आपको बस 580 रुपए के मंथली सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगी। ओडू की अकाउंटिंग ऐप का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ हो सकता है एक प्रोप्राइटर मल्टीपल बिजनेसेस चला रहा हो, फॉर एग्जांपल उसकी एक शॉप भी हो और उसका कोई मार्केटिंग एजेंसी भी हो, तो दोनों की बुक्स फाइनली जब कंबाइंड होगी, दोनों के जो टोटल प्रॉफिट आएंगे उस पे ही उसे इनकम टैक्स देना है, क्योंकि पैन कार्ड तो दोनों ही
बिजनेसेस का एक ही है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि यार इतनी भारी मेरे से जो कंप्यूटेशन वगैरह है, बैलेंस शीट बनाना है, ये सब मेरे पास तो अभी फुल टाइम अकाउंटेंट है नहीं, मैं नहीं कर सकता। कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट ने आपको वहां भी सहूलियत दी है। ऐसे बिजनेस ओनर जो अभी ऐसे स्टेज पर हैं, जो अपने लिए प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते या किसी एटलीस्ट पार्ट टाइम अकाउंटेंट को हायर नहीं कर सकते, इतने छोटे लेवल पे है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक भारी सहूलियत दी है। इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, प्रोप्राइटर हैं, जो गुड्स सेल करते हैं या सर्विसेज सेल करते हैं, तो उनके केस में अगर आपका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे नीचे है तो आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये लिमिट 2 करोड़ की 3 करोड़ भी हो सकती है अगर आपके मैक्सिमम जो रिसीट्स है, जो पैसा आपके पास आ रहा है, अगर वो मैक्सिमम आपका ऑनलाइन आ रहा है। लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है, तो उनके लिए लिमिट 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं होगी, तो आपके लिए लिमिट है 50 लाख रुपए। अगेन इसमें आपको 75 लाख रुपीस तक रिलैक्सेशन मिल सकता है, अज्यूमिंग दैट आपकी जो मैक्सिमम रिसीट्स आ रही है वो ऑनलाइन आ रही है। अब अगर ये लिमिट इससे ज्यादा एक्सीड हो गई तो आपको ना सिर्फ बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको उन्हें किसी ना किसी सीए से ऑडिट भी कराना पड़ेगा। अब ये ऑडिट नाम बड़ा भारी लगता है। Look, it doesn't matter if it's an electronic check or a paper check. Income is income. You're not allowed to not declare it. When I input everything into the Quicken, nothing flashed red, so that's got to mean it's okay, right? You used Quicken to manage books for a business this size. I did. Oh, do you guys use that here? Because it is the best. It's like having a calculator on your computer. Ms. White, how did you get this job? Oh, Ted hired me. सिंपल सी चीज है। बेसिकली एक सीए आपकी सारी बुक्स को देखेंगे और बोलेंगे हाँ भाई ये सब ठीक है, आपका टैक्स की कंप्यूटेशन वगैरह ठीक है, और वो एक सर्टिफिकेट सरकार के पास जमा कराएंगे। इस पर हम जब टैक्स कंप्लायंस की बात करेंगे तो और इस पर चर्चा करेंगे। अब आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, आपको पैसे भी आ रहे हैं, तो आप हायर करेंगे एम्प्लॉइज, और जैसे ही आप एम्प्लॉइज हायर करने लगते हैं आपके पास कंप्लायंस आती है लेबर लॉस की। तो बिजनेस स्टार्ट करते ही जो सबसे पहला रजिस्ट्रेशन आपको लेना है वो है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का या फिर फैक्ट्रीज एक्ट का, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। ज्यादातर बिजनेसेस, चाहे वो कोई शॉप हो गई, कोई ट्रेडिंग हो गई, या फिर आपने कोई एजेंसी वगैरह डाली है, ये सारे आएंगे शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस के अंतर्गत। वेयर एज अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाल रहे हैं, उसमें 10 और 20 ये अलग अलग स्टेट में लिमिट अलग अलग है, उससे ज्यादा आप एम्प्लॉय हायर करते हैं तो आपको फैक्ट्रीज एक्ट का लाइसेंस लेना है। इसके बाद आती है कंप्लायंसेस प्रोफेशनल टैक्स और लेबर वेलफेयर फंड की। अगेन इसकी जो रूल्स हैं वो अलग अलग स्टेट में, किसी में 0, किसी में 5, किसी में 10 एम्प्लॉय पे ये लाइसेंसेस आपको लेने जरूरी है। और ये जो दोनों कंप्लायंसेस ये सारे स्टेट्स में होती भी नहीं है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में प्रोफेशनल टैक्स और लेबर वेलफेयर फंड दोनों ही नहीं लगता है, वहीं महाराष्ट्र में, कर्नाटका में दोनों लगते हैं। महाराष्ट्र जैसी स्टेट में अगर आप एक प्रोफेशनल है, मान लीजिए आप अकेले ही अपना आर्किटेक्ट का जो डिजाइनिंग वगैरह का काम है वो चला रहे हैं, तब भी आपको प्रोफेशनल टैक्स में रजिस्टर करके उसका पेमेंट करना जरूरी है। लेबर वेलफेयर फंड जैसे जैसे आपकी लेबर इकट्ठी होगी, कुछ स्टेट में 5, कुछ स्टेट में 10 के बाद ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इसके बाद 10 एम्प्लॉय पर आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यानी ईएसआई का रजिस्ट्रेशन, 20 पर आता है प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद बोनस और ग्रेच्युटी की कंप्लायंसेस भी आपके ऊपर आती है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी स्केल पर है तो आई एम श्योर आपके पास कोई ना कोई कंसल्टेंट होगा जिनसे आप ये सारी सलाह ले रहे हैं। हमारी जो पेरेंटल फर्म है वो भी लेबर लॉ कंसल्टिंग में ही है और 500 से ज्यादा कंपनीज को कंसल्ट करती है, उनके सारे कंप्लायंसेस करती है। उनकी वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको और भी कई सारे लिंक दे दूंगा जो आपके लिए काम के होंगे एज अ बिजनेस ओनर। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की कंप्लायंसेस की। अगर आपने पैसा कमाया है, चाहे सैलरी से कमाया हो चाहे बिजनेस से कमाया हो, एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा कमाए, तो आपको ना सिर्फ रिटर्न भरना है बल्कि उस पर टैक्स भी देना है सरकार को। इस टैक्स की गणना आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो अपनी प्रॉपर बुक्स वगैरह आप मेंटेन करें, बैलेंस शीट बनाएं, उसके बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर आप टैक्स दें, या फिर अगर आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे हैं तो आप प्रिजम्पटिव रिजीम में जाकर भी अपना टैक्स दे सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ उसमें यह समझना है कि आपकी ओवरऑल रिसिट्स कितनी थी, कितना ओवरऑल पैसा आया, उसका एक सर्टेन परसेंटेज पे आप सरकार को बोलिए कि ये मेरा प्रॉफिट हुआ और मैं इस पर इतना टैक्स दे रहा हूं। एक व्यक्ति अपनी गली के नुक्कड़ पे किराने की दुकान लेकर के बैठा है, 1 करोड़ रुपए उसका टर्नओवर हो सकता है, ऐसा आप और मैं दोनों मान लें। वो कहता है अनूप जी मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं सवेरे शाम बस खरीद बेच इसी में लगा रहता हूँ, माल आता है उतरवा लेता हूँ, कोई खरीदने आता है बेच देता हूँ। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ये कहता है कि 1 करोड़ रुपए पर 8% मार्जिन दिखाइए, निकल जाइए। यानी वो व्यक्ति 8 लाख रुपए इनकम दिखाए, वो निकल जाए। 1 करोड़ रुपए में से मान लीजिए उस व्यक्ति ने एस्टेब्लिश किया कि आजकल तो मैक्सिमम अनूप जी यूपीआई में ही काम होता है, तो बोले 60 लाख रुपए तो अनूप जी मुझे यूपीआई से आया, 60 लाख आउट ऑफ 1 करोड़। 60 लाख रुपए दोस्तों जो यूपीआई से आया है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। 44AD सेक्शन ये कहता है
कि रादर देन 8% आप 6% ही ऑफर कर दीजिए। तो 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6% कम्स टू 3,60,000। तो बोले बाकी बचे 40 लाख का क्या होगा, वहां 8% लगा दीजिए। तो 3,60,000 हेयर और 40 लाख पर 8% 3,20,000, तो 360 प्लस 320 टोटल हो गया साहब 680। और उधर मैं 8% लगा रहा था तो कितना इनकम मान रहा था आपकी 8 लाख। 8 लाख बनाम 6,80,000। सो गवर्नमेंट हैज फर्दर गॉन टू अ स्टेप एंड सेइंग दैट इफ यू आर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन which may be in form of RTGS, NEFT, UPI, account pay checks in your name, then in that case you can even go to the extent of 6% margin. This is the beauty or the benefit of presumptive taxation. इसकी कंप्लायंसेस की जो डेडलाइन है वो आती है 31 जुलाई। अगर आप एक नॉन ऑडिटेड प्रोपराइटर हैं और अगर आपकी बुक्स ऑडिट होती है तो आपको थोड़ा एक्सटेंशन मिलकर 30 सितंबर, कई बार 30 अक्टूबर, अलग अलग डेट एक्सटेंड होती रहती है, आपको वहां तक का समय मिल जाता है। और ये होता है पूरा साल खत्म होने के बाद। एग्जाम्पल के लिए 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का जो पीरियड है, इसका रिटर्न आपको भरना पड़ेगा 31 जुलाई 2025 को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स भी तभी देना है, नहीं। सरकार बोलती है अब रिटर्न तो बाद में भरते रहना, टैक्स तो जैसे जैसे आपकी कमाई होती जाती है ना, आप मुझे देते जाओ। तो अगर पूरे साल में आपका बिजनेस से प्रॉफिट 10,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स भरने की लायबिलिटी आ जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2 लाख रुपए साल का टैक्स देना है, उसमें से 1 लाख उसका टीडीएस डिडक्ट हो गया, तो बाकी कितना देना है उसको अब सरकार को 1 लाख। इस 1 लाख का 15% 15 जून तक दे देना है, यानी 15,000। इस 1 लाख का 45% यानी 45,000 इन एग्रीगेट उसको दे देना है 15 सितंबर तक। इस 1 लाख का 75% यानी 75,000 टोटल दे देना है 31 दिसंबर तक, और 1 लाख पूरा दे देना है 15 मार्च तक। दैट इज हाउ एडवांस टैक्स वुड बी पेएबल। जब हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करते हैं, उनको सरकार ने सहूलियत दी है कि आपको 4 किस्त में एडवांस टैक्स नहीं देना, आपको केवल 1 किस्त 15 मार्च वाली जो फाइनल किस्त होती है उसी में एडवांस टैक्स देना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन के लिए, प्रोफेशनल के लिए स्टेप है जो सरकार ने लिया हुआ है। बहुत सी बार लोगों को लगता है कि अरे साहब मैं तो अगले साल जुलाई में जा रहा हूँ, तब तक आप कहीं ना कहीं एडवांस टैक्स नहीं देने की वजह से अपना ब्याज इकट्ठा करते रहते हैं जो सरकार को देना है, और वो भी कम नहीं है, रेट 1% पर मंथ है। तो आपको एडवांस टैक्स की कंप्लायंस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस विल सेव सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन योर हैंड। कि आईटीआर फाइलिंग अलग कॉन्सेप्ट है, एडवांस टैक्स पेमेंट अलग कॉन्सेप्ट है। आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इंश्योर करना होगा जो भी लायबिलिटी आपकी एडवांस टैक्स बनती है वो दे दीजिए, और आईटीआर भरते समय उस एडवांस टैक्स का जो आपने पहले पेमेंट किया है क्रेडिट क्लेम कर लीजिए। ज्यादा एडवांस टैक्स दिया तो रिफंड ले लेंगे, कम दिया तो शॉर्ट अमाउंट विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इनकम टैक्स से बढ़ते अगले टैक्स की तरफ जो है जीएसटी। तो जीएसटी का आपने जब लिमिट क्रॉस करी तब नंबर ले लिया, अब उसकी कंप्लायंसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जीएसटी कंप्लायंस आप इस प्रकार समझिए कि जीएसटी में आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी मंथली बेसिस पर पेमेंट करनी है। यानी मैं मान रहा हूं कि आप नॉर्मल जीएसटी में हैं जहां इनपुट आउटपुट व्यवस्था का आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इस महीने का जीएसटी अगले महीने की 20 तक जमा कराना है। ये प्राइमा फेसाई थंब रूल है। और आपको साल में 4 क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न भरनी है, हर क्वार्टर के एंड के बाद आपको जीएसटी रिटर्न भरनी है, और साल में एक एनुअल जीएसटी रिटर्न भरनी है। रही बात कंपोजिशन स्कीम के डीलर्स की, उनको ये ऑप्शन मिलता है कि जो कंपोजिशन में है उन्हें मंथली अपना जीएसटी नहीं जमा कराना, वो क्वार्टरली बेसिस पर जीएसटी जमा करा सकते हैं। टैक्स से जुड़ी एक और कंप्लायंसेस है टीडीएस की कंप्लायंस। अगर आप अपना बिजनेस बड़ा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एम्प्लॉय भी हायर करने पड़ेंगे। हो सकता है आप उन्हें अच्छी खासी सैलरी पर हायर कर रहे हो, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए सालाना। साथ ही साथ आप अपने वेंडर्स को भी पेमेंट करोगे, जिनसे माल खरीदा है उन्हें भी पेमेंट करोगे। इन सारे ही केसेस में आपके ऊपर एक कंप्लायंस जो आती है वो है टीडीएस की कंप्लायंस। बिजनेसमैन, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, पिछले वित्त वर्ष में 1 करोड़ से प्लस का टोटल सेल, ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर। प्रोफेशनल कब काटेगा? जब उसका टोटल ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर है। ओके, तो ये क्लियर डिस्टिंग्विशमेंट हो गया। तो जैसे ही आप ये थ्रेशोल्ड क्रॉस करें तो आप 10 नंबर लेकर अपनी टीडीएस की कंप्लायंस से शुरू कर दीजिए। अगेन इसके रिटर्न वगैरह भरना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो प्लीज हायर अ गुड सीए ये सारा काम करने के लिए। अब समझो एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमारे यहां पर बिजनेस में कैश बहुत चलता है, लेकिन कैश आपको बहुत भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है, वो समझते हैं। अपन तो मान लेते हैं कि आप गए आपने अपने बैंक खाते से नकद निकाला और नकद निकाल के आप खर्चा करना चाहते हो, क्या कोई आपत्ति है? मैं कहता हूं साहब कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक लिमिट है लॉ में। क्या लिमिट है? लॉ कहता है जी 10,000 से ऊपर का खर्चा यदि नकद करोगे तो डिसअलाउड हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक व्यापारी जिसका 80 लाख रुपए का रेवेन्यू है
और उसने 70 लाख रुपए खर्च किए हैं तो उसका 10 लाख रुपए इनकम बनता है। इस 70 लाख रुपए का जो खर्चा किया है उसमें से 20 लाख के खर्चे ऐसे हैं जो उसने 10,000 से ऊपर नकद कर रखे हैं। यदि ये 20 लाख रुपए उस व्यक्ति को डिसअलाउ हो गए तो यू विल अंडरस्टैंड कि 20 लाख रुपए पर अगर वो व्यक्ति 30% टैक्स रेट में आएगा, 6 लाख टैक्स देना पड़ेगा। कौन देगा साहब? तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपको देता हूं जिसको मैंने शुरू में भी बोला कि लाख पते की बात है। ध्यान से सुनिए, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हो यानी 44 AD में हो या 44 ADA में हो तो आप के ऊपर खर्च करने की कोई लिमिट एज सच 10,000 प्लस की लागू नहीं होती। वो 10,000 से ऊपर का खर्चा भी कैश करेंगे तो भी उनको डिडक्शन क्लेम करने में कतई कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हेन यू आर इनटू बिजनेस एंड आई एम एज्यूमिंग कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आप नहीं हैं, आप एक नॉर्मल टैक्सेशन में हैं, क्योंकि दोस्तों प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में तो आपने एक मार्जिन ही ऑफर किया तो आपके खर्चे वही मान लिए गए जो आपने बोला या आपकी इनकम वो मान ली गई जो आपने बोली। तो इस एक्चुअल इनकम टैक्सेशन का इंपैक्ट ये होता है कि आपकी रियल रिसीट माइनस रियल एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर के दो हिस्से कर देता हूं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो डे टू डे में आपको करने होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपने किसी को सैलरी का पेमेंट किया, आपने माल मंगाया, फ्रेट का पेमेंट किया, माल परचेज किया, उसका पेमेंट किया, ऑफिस का रेंट दिया, तो ये खर्चों का डिडक्शन आपने ले लिया। किसी ने बोला रुको रुको साहब, मैंने एक प्रिंटर खरीदा, मैंने एक लैपटॉप खरीदा, मैंने एक मोबाइल खरीदा, तो क्या इनको भी माइनस कर लूंगा इनकम की कैलकुलेशन में? नहीं। तो जब आप एक मोबाइल खरीदते हैं, एक लैपटॉप खरीदते हैं और एसेट प्लांट एंड मशीनरी फॉर्मेट में खरीदते हैं तो इनको हम एसेट कहते हैं। एसेट यानी संपत्ति। संपत्ति वो है जो हम बेचते नहीं है, जिसको हम यूज करते हैं फॉर द पर्पसेज ऑफ कंडक्टिंग आवर बिजनेस। से फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम अ पर्सन हु इज अ डीलर इनटू मोबाइल्स, तो मैं मोबाइल खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, मोबाइल मेरे लिए गुड्स है। लेकिन आरजे is a person who is a YouTuber and he buys a digital camera. Suppose it is of 5 lakh rupees. Since RJ has not purchased it for selling it, तो RJ के लिए 5 लाख रुपए का जो कैमरा है वो क्या हो गया? एसेट हो गया। क्योंकि ये एसेट है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानी जाती है, इस 5 लाख रुपए पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। सपोज डेप्रिसिएशन की रेट है 15%, तो आरजे की फर्स्ट ईयर की इनकम कैलकुलेशन में 5 लाख पर 15% लगाया, 75,000 माइनस हो गया। बट आरजे वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज सेइंग यार अनुज जी आपने 4-25 का नुकसान कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, अगले साल इस 4,25,000 जिसको मैं WDV बोलता हूं, इस पर फिर आपको 15% मिलेगा एंड सो ऑन। सो वेयर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट, in most of the cases of asset you can't claim the full assets value at the year one, and you will be able to claim it in form of different years in a step method which is called WDV method of computing depreciation। तो आप depreciation लेंगे, मूल्यह्रास जिसको हिंदी में कहते हैं, और उस तरीके से आपको आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी धीरे धीरे करके एब्जॉर्प्शन मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो नीचे कमेंट में बहुत सारे लोग पूछने वाले हैं, पहले ही जवाब दे देता हूं। कई सारे लोग ये पूछेंगे कि मैं तो ऑलरेडी सैलरीड एम्प्लॉय हूं, मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, क्या मैं उसके साथ अपना प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर सकता हूं क्या? तो इनकम टैक्स एक्ट को या किसी भी एक्ट को कोई आपत्ति नहीं है, आप आराम से अपना बिजनेस करिए। हाँ, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये मॉरली, एथिकली एंड इवन लीगली प्रोहिबिटेड है कि आप अपनी सर्विस के अलावा कोई भी बिजनेस करें। लेकिन हमने अक्सर देखा है कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, वो जनरली इसे अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पे, वाइफ के नाम पे रजिस्टर करके चलाते रहते हैं। अब मैं आपको वो कुछ ऐसी गलतियां बताता हूं जो अर्ली फाउंडर्स अक्सर कर देते हैं। मैंने भी ठोकर खा खा के सीखी है, प्लीज मेरी गलतियों से आप सीख जाओ। सबसे पहले तो जो आपकी प्लानिंग है, जो बुक्स है, जो अकाउंटिंग है, वो अर्ली स्टार्ट करो, प्रॉपर बुक्स डे 1 से मेंटेन करो। रीजन बताता हूं, किस दिन पर आप जीएसटी के दायरे में आ जाओगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा, और हो सकता है आपकी जो इनकम है वो 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ हो गई, लेकिन आप बिना जीएसटी लिए ही धड़ल्ले से पेमेंट रिसीव करते चले जा रहे हो। बाद में आपको ना सिर्फ अपने पॉकेट से जीएसटी पे करना पड़ेगा, बल्कि उसके साथ पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा एडवांस टैक्स की भी जो आपके ऊपर लायबिलिटी है वो भी बढ़ती चली जाएगी, उसका भी इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। एंड दूसरी बात जो आपको पहले भी बता चुका हूं, जितने लोगों को भी आपको पेमेंट करने हैं, उनके जो इनवॉइसेस हैं उन्हें आप प्रिंट करके या उन्होंने जो पेपर दिया है उसे एक फाइल में रख दीजिए डेट वाइज। एंड सिमिलरली जिन जिनको आपने पेमेंट किया है उसकी भी कहीं ना कहीं एंट्री आप मेंटेन करते चले जाएं। थर्ड, डे 1 से ही एम्प्लॉय रिकॉर्ड भी प्रॉपर रखें, कब कौन सा एम्प्लॉय ज्वाइन किया है, ताकि किस पॉइंट पर आपके 5 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉय, 20 एम्प्लॉय की लिमिट क्रॉस हो जाए, आपको पता रहे, आप लेबर कंप्लायंसेस कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि बाद में जब बिजनेस थोड़ा बड़ा हो गया, आपने बाद में पीएफ नंबर वगैरह लिए, तब आपके ऊपर जो ऑडिट आएगी वो आपका रिकॉर्ड मांगेंगे बैक डेट से, ये वेरीफाई करने के लिए कि हाँ भाई
सितंबर 2025 से ही इस व्यक्ति के 10 एम्प्लॉय क्रॉस हुए हैं, क्या पता उससे कुछ महीने पहले हो गए हो, तो उसी महीने से वो आपको कंप्लाइंस करने के लिए बोलेंगे और आपको बाद में अगेन पेनल्टी के साथ वो सारे पेमेंट करने पड़ेंगे। एंड लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन, ध्यान से समझो, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हो, बड़ा बिजनेस कितना कि अगर आप एक 20 लाख या 40 लाख जिसमें जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है, उस लिमिट से बड़ा बिजनेस आप अगर करना चाह रहे हो तो प्लीज प्लीज उसे प्रोप्राइटरशिप में मत करिए। अगर आपको 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो रहे हैं, आपको पीएफ ईएसआई नंबर लेना पड़ रहा है, तो प्लीज अगेन उसे एज अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मत करिए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो हमारी फैमिली कंसल्ट करती है इतने सारे बिजनेसेस को, उनके एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि इन बिजनेसेस में सारे लाइसेंस तो मिल जाते हैं, लेकिन दे आर वेरी वेरी ट्रिकी टू क्लोज। आप ही के नाम पे पैन कार्ड है, आप ही के नाम पे जीएसटी रजिस्टर हुआ है, आप कैसे प्रूव करोगे कि यार ये मेरा जो भी काम है वो बंद हो गया? मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस वगैरह के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हो, प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी नहीं बनाना चाहते हो, एटलीस्ट एक पार्टनरशिप फर्म बना दो। आप बोलोगे मेरे पास तो कोई पार्टनर नहीं, मैं अकेला ही बिजनेस कर रहा हूं तभी प्रोप्राइटर हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को एज अ साइलेंट पार्टनर ऐड कर दो और आपकी पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी। और उसी फर्म के नाम पर आप जीएसटी लीजिए, उसी फर्म के नाम पर आप पीएफ ईएसआई नंबर लीजिए। जब भी क्लोज करना है तो उसमें जो क्लोजर की फॉर्मेलिटी है वो क्लोज करेंगे, आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो जाएगा, आप पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन डाल देंगे और डिपार्टमेंट को एज अ प्रूफ दे पाएंगे, जीएसटी डिपार्टमेंट को, पीएफ डिपार्टमेंट को, ईएसआई डिपार्टमेंट को, कि ये देखो भाई मेरा काम धंधा बंद हो गया, अब मुझे नोटिस वगैरह मत भेजना, मुझे परेशान मत करना। तो देखो, प्रोप्राइटरशिप के फायदे वगैरह अपने को सब पता चल गए, इसीलिए आप प्रोप्राइटरशिप में जा रहे हो या रजिस्टर करना चाह रहे हो। लेकिन नुकसान भी समझ लो, इसमें आपको लोन वगैरह बहुत आसानी से नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, ये समझ लो, बिजनेस लोन इसमें आपको नहीं मिल पाएगा। सेकंड, आप इसे ज्यादा स्केल नहीं कर पाओगे, कोई आपको यहाँ पे फंडिंग वगैरह नहीं देगा। थोड़ा मान लो बिजनेस बड़ा हो गया, 2 साल से आप चला रहे हो, सोचोगे कि आप इसी को मैं कन्वर्ट कर दूं एक प्राइवेट लिमिटेड में, ओपीसी वगैरह में, अगेन नॉट पॉसिबल, नॉट इजी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मान लो आज प्रोप्राइटर नहीं रहे इस दुनिया में, तो उनका बिजनेस बंद ही होगा, नया ही बिजनेस बनेगा। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या इवन पार्टनरशिप फर्म के केस में वो जो बिजनेस एंटिटी है वो कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन प्रोप्राइटर, जब तक प्रोप्राइटर है तब तक प्रोप्राइटरशिप है, उसके बाद वो प्रोप्राइटरशिप नहीं है। अब इसके बाद आप बोलोगे आरजे भाई ये तो हमने सारा प्रोप्राइटरशिप के बारे में सीखा, ये पार्टनरशिप फर्म के बारे में थोड़ा बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपकी बात सुन ली है। अगला एपिसोड, जो एपिसोड नंबर 3 है बिजनेस बेसिक्स का, वो पार्टनरशिप फर्म पर ही आने वाला है, या फिर ऑलरेडी आ चुका है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट में लिख देना। अगर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उनको कंपाइल करके हम प्रोप्राइटरशिप पर एक Q&A वीडियो भी बना देंगे। इस वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ, उन परिवार वालों के साथ जो अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, जाते जाते नीचे डिस्क्रिप्शन से ओडू की अकाउंटिंग ऐप का लिंक आप जरूर चेकआउट करते जाइएगा। इसके अलावा आपको अपने बिजनेस मैनेजमेंट के लिए और भी जितनी ऐप्स चाहिए वो सारी आपको मिल जाएगी, और जिसमें भी आपकी पहली ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री है। और हर एक ऐसा वीडियो बनाने के लिए ना सिर्फ मुझे बट एलएलए की पूरी टीम को बहुत सारा समय लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं उनका मैं अब कुछ फायदा करूंगा। तो पिछले 10 साल में मैंने कई सारे बिजनेसेस बिल्ड किए हैं, एंड मुझे पता है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करना और उसे स्केल करना बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन अगर इसमें आपको एक कम्युनिटी की मदद मिले, आपको लर्निंग रिसोर्सेज मिले, अगर आपको वीसीज, सीजन स्टार्टअप फाउंडर्स या फिर कंप्लायंस पर्सनल आके इसके बारे में चीजें भी सिखाएं तो मजा आ जाएगा। इसी को ध्यान में रख के हमने लॉन्च की है एप्स कम्युनिटी, यानी एआई पावर्ड एंटरप्रेन्योर्स। इस कम्युनिटी के 3 पिलर हैं, नेटवर्किंग, लर्निंग और ग्रोथ, जो ऑलरेडी अच्छे खासे लेवल पर शुरू हो चुका है। इस कम्युनिटी के लॉन्च करने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर 500 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स और फ्यूचरप्रेन्योर्स इस कम्युनिटी में जुड़ चुके हैं। इस कम्युनिटी का पार्ट मैं भी हूं, निवेदन जो फ्यूचर इन एआई के फाउंडर हैं वो भी हैं, और इस कम्युनिटी में हम पूरी तरह एंगेज रहते हैं, डिस्कशंस करते हैं, अपने सजेशंस डालते हैं। और हम तो इस कम्युनिटी में हैं ही, हमारे अलावा हम हमारे मेंबर्स के लिए हर महीने एक स्पेशल वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे कि इस महीने हमारी वर्कशॉप है आइडिया टू बिजनेस मॉडल, और ये सीखने के बाद हम आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम आपको बोलेंगे कि अपना बिजनेस प्लान बनाओ, उसकी डेडलाइन देंगे ताकि आप अपनी बिजनेस की जर्नी में आगे बढ़ सके। इस कम्युनिटी को हम फ्री रखना चाहते हैं, लेकिन चूंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए एक नॉमिनल सा चार्ज हम इसके लिए चार्ज करेंगे, ताकि वही लोग इस कम्युनिटी में जुड़ पाएं जो सीरियस है। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आपको इस लिंक पर जाना है, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। यहां पर जाकर आपको एक फॉर्म भरना है, नॉमिनल सा ज्वाइनिंग चार्ज आपको पे करना है, और आप पार्ट बन जाएंगे इस कम्युनिटी के। तो मैं मिलूंगा आपको एप्स कम्युनिटी में।